हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 8 में देखेंगे शरीर में गति। शरीर में कौन-कौन सी गतियाँ होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप यदि बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं या बैठिए तो भी अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। जैसे हम समय-समय पे अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए और हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। चाहे हम जगे हैं तो भी हमारे पलकें झपक जाती हैं, साँस ले रहे हैं तो भी ऐसा लगता है हमारा शरीर मूवमेंट कर रहा है कुछ। सो जाते हैं तो हमारे जो दिल की धड़कनें होती हैं, जब वो दिल हमारा धड़कता है तो जब हृदय में स्पंदन होता है तो उस वजह से भी हमें सोते समय भी कुछ न कुछ गति होते रहता है। तो इसी प्रकार से विभिन्न गतियाँ हमें देखने को मिलेंगी। आगे दिया है कि जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, तब आपके शरीर का कौन-सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तब शरीर का कौन-सा भाग गति करता है? और उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पे रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। ये जैसे हम पीछे मुड़ेंगे, हमारा गर्दन, हमारा ऊपर का शरीर मुड़ेगा, लिखते हैं तो हाथ की उँगलियाँ मुँह में गति करेंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी गतियाँ हमें देखने को मिलेगी। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तव में चल के जाते हैं, तो भी गति होगा। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये सारी गतियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें हम कहेंगे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी भी तय कर लेते हैं इन गतियों के माध्यम से। लेकिन कुछ गतियाँ होती हैं कि जिसमें हम सिर्फ़ अपने एक स्थान पे बैठे हैं, हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है लेकिन हम एक स्थान पे ही स्थिर हैं। इसमें दे रहा है कि आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों जो हैं से चर्चा करके सारणी ये जो ऊपर दिया है उसको हम भरते हैं और देखते हैं कि इसमें जैसे देखिए ये सारणी दिया हुआ है, तो इस सारणी में देखते हैं कैसे क्या करना है, कैसे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं इन गतियों द्वारा। जैसे आप यदि हम इसे देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग या भाग और जंतु कैसे गमन करते हैं। जैसे यहाँ गाय दे दिया है, तो इसमें पैर दिया है कि गाय अपने पैर से क्या करेगी तो चलती है, चलेगी। मनुष्य को दिया है, मनुष्य अपने पैर से ये भी चलेगा। साँप देखें तो ये गति करता है, अपने संपूर्ण शरीर से करेगा गति और कैसे? ये रेंगकर करेगा। मनुष्य तो चलकर ही सिर्फ पैरों से के द्वारा गति कर रहा है, लेकिन साँप वहीं देखें तो पूरे शरीर का प्रयोग करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। पक्षी देखें तो इसमें कैसे गति करेगा? ये गति वाला भाग इसका पंख हो गया, पंख से वो उड़ के जाएगा। कीट देखें तो कीट भी अपने पंखों से उड़ के जाता है। मछली देखें तो मछली क्या करेगी? अपने पूरे शरीर का प्रयोग करेगी और तैर कर जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस तरह से ये तय गति करेगी। तो हमें देखें तो पूरे जीव-जंतुओं में जो जीव-जंतु हैं सब में कोई न कोई गति वो सब भी करते हैं। तो ये सारी गतियाँ इसमें हम देखेंगे। आगे दिया है कि जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना और रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं ये सारे। इस प्रकार से हम जाते हैं और जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं और जबकि साँप रेंगता है और मछली तैरती है और पक्षी उड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या कारण है इनमें अलग भिन्नता का? तो भिन्नता का कारण यही है कि उनके शरीर शारीरिक जो बनावट है, ये सारी बनावट की वजह से ही उस प्रकार का उनको भगवान ने बनाया हुआ है। तो सब अपने शरीर की बनावट के हिसाब से ही, अपनी शारीरिक संरचना के हिसाब से ही वो गति करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, मानव शरीर के बारे में देखते हैं कि मानव विशेष रूप से कि मानव के शरीर और उसके अंग और उसकी गतियाँ क्या-क्या हैं। तो जैसा इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ दिया है कि जंतुओं की विविध गतियों पे ध्यान देने से पूर्व आइए सबसे पहले अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कैसे, जैसे क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में हम शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? तो आइए हम इन सारी गतियों को देखते हैं एक-एक करके कैसे हम गति होता है। देखिए आगे देखते हैं कि हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। मतलब कल्पना करिए मात्र हम फेंक रहे हैं, आपका हाथ किस प्रकार घूमता है? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? तो हाँ, ऐसे घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए।
अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए और इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए और अपने हाथों को अपने पासारों में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए, झुकाने का। तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो हाँ, हम हाथ, कोहनी, घुटने, उंगलियों सब कुछ मोड़ पाते हैं। व्यायाम करने से कूलों को भी घुमाते हैं या फिर कोई चीज फेंकते हैं तो वृत्ताकार में हम कहेंगे कंधा जो हमारा होता है वहां से उसे फेंकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखें तो ये सब एक जॉइंट के थ्रू, एक संधि के थ्रू जो हो रहा है हमारे शरीर में, ये सारी गतियां हो रही हैं। और यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो हड्डियां हैं सब लगता है कि एक जुड़ी हुई हैं इस तरह से। आगे दिया है कि अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 2 8.2 में नोट कीजिए। देखिए यहाँ दिया है हमारे शरीर में गतियां, इन गतियों के बारे में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं कि जब कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे कोहनी हो गया आपका, हमारा घुटना हो गया, इसको हम सिर्फ एक दिशा में घुमा सकते हैं। और हम शरीर कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ भी रहते हैं। हम कलाई को घुमा सकते हैं, बिल्कुल गोल एकदम चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन कोहनी को सिर्फ एक तरफ ही खोल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि एक पैमाना क्रियाकलाप 1 में कि आप इसे करके आप समझ सकते हैं गतियों को। जैसे दिया है कि पैमाने को अपने हाथ पे आप 8.1 में जो दर्शाई गई है इस स्थिति में रखिए। देखिए ये जो चित्र है आप दे रहा है कि आप इस स्थिति में रखिए और जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब आप अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं? तो देखिए इस चित्र में जो बच्चा ऐसे किया हुआ है, बांध दिया गया है, तो ऐसे तो नहीं मोड़ सकता है क्योंकि उसका जॉइंट इसमें बिल्कुल नहीं है। इस पैमाने के सहारे हमारे हड्डियों में जॉइंट है तो हम इसे मोड़ पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे शरीर में गतियां, जैसे शरीर का भाग दे दिया है और गर्दन। तो हम यदि देखें तो देखिए जैसे हमारा गर्दन है, पूर्णतः घूमता है तो नहीं, अंशतः घूमता है, हाँ तो थोड़ा सा घूमेगा ये। झुकता है, झुका भी सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। गति बिल्कुल नहीं करता है तो गति होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता लेकिन कह सकते हैं कि अंशतः होता है। कलाई कलाई दे दी है तो देखिए हम कलाई को पूर्णतः घुमा सकते हैं, चारों तरफ मुड़ा सकते हैं। झुकता है तो अगर नीचे या हम नीचे की तरफ इसे झुका भी सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते हैं ऊपर की तरफ इसे। गति बिल्कुल नहीं करता, ये गलत है। गति ये करता है, ये भी गलत हो गया कि गति बिल्कुल नहीं करता। इसी तरह अंगुलियां, घुटने भी देखें तो अंगुलियां भी देखें तो अंगुलियों के हम क्या कर सकते हैं? पूर्णतः नहीं घुमा सकते हैं, अंशतः घुमा सकते हैं, आगे की तरफ झुका सकते हैं, पीछे नहीं से मोड़ सकते, उठा नहीं सकते हैं। और ये भी बिल्कुल नहीं गति करता है तो ये गलत है क्योंकि हम इसमें गति देखने को मिलता है। इस तरह घुटने को देखें तो ये बिल्कुल क्या कर सकता है? अंशतः ये अंशतः घूमेगा। एड़ी एड़ी देखें तो एड़ी को हम क्या कर सकते हैं? एड़ी बिल्कुल स्थिर है, इससे गति नहीं करेगा। यदि हम पदांगुली देखें, पादांगुली, तो ये क्या होगा? तो जो हमारी पादांगुलियां हैं ये भी क्या है? पूर्णतः नहीं घूम सकती, अंशतः घूमती हैं और नीचे की तरफ इसे मुड़ा सकते हैं, झुका सकते हैं। इस तरह से पादांगुलियां जो पैरों की अंगुलियां हैं। पीठ देखें तो पीठ क्या पूर्णतः घूमता है? तो ये भी नहीं हो सकता है, ये अंशतः घूम घूम सकता है। पीठ को हम क्या कर सकते हैं? नीचे की तरफ कमर के यहाँ से कमर को झुका सकते हैं, इसे उठा सकते हैं क्या पीठ को? तो इसमें जो पीठ भी हो गया आपका कुछ तो गति करता ही है। इसी तरह सिर, कोहनी, भुजा, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन अंशतः घूमता है, कौन पूर्णतः थोड़ा घूमता है, कौन झुक सकता है, कौन नहीं झुक सकता है, इस तरह से। देखिए हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि क्या आपने ध्यान दिया है, सॉरी, इसमें हम देख रहे हैं क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न जो भाग हैं, विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी ले सकते हैं, कंधा अथवा गर्दन। सिर्फ हम इसे वहीं से झुका सकते हैं, मोड़ सकते हैं जहां से जॉइंट है या कुछ जुड़ा हुआ है। आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। ये मुख्य शब्द है, यानी संधि, यानी जितने भी ज्वाइंट है हमारे शरीर में जहां से हम अपने अंगों को, कोहनी हो, घुटना हो, उंगलियां हो, गर्दन हो, कमर हो, मोड़ मोड़ रहे हैं, झुका रहे हैं, उठा रहे हैं उसे, इन सभी स्थानों को क्या कहते हैं? संधि। यानी दो चीजों को जोड़ रहा है तो इस जोड़ स्थल को हम कहते हैं संधि हमारे शरीर में। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है?
अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, अंगुली एवं पदांगुलियां जो है इनको भी आप दबाइए। इसमें दबेगा तो हम पीछे हाथ से या अपने चेहरे का है या फिर गर्दन या नाक, कान इन सबको हम दबा सकते हैं। दबाएंगे तो क्या होगा, दब सकता है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? तो हाँ, ऐसा लगता है। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां कहलाती हैं। वो जो कठोर संरचनाएं होती हैं अस्थियां होंगी, नहीं हड्डी। और हमारे शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। आप देखिए कैसा अनुभव हो रहा है, आपको बता रहा है ये। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपर हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में हमें अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं और इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पे हिला या झुका नहीं सकते हैं जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो जहाँ पे मिलती हैं एक दूसरे से, वो ज्वाइंट होता है, वहां से हम उन चीजों को मोड़ सकते हैं, अपने जो हमारे शरीर के अंग है। आगे दिया है कि विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। जितनी भी हमारे शरीर में गतियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार की, सिर्फ एक प्रकार की नहीं। यदि हम अपनी कोहनी की बात करें तो वहां पे हमें एक अलग प्रकार की संधि देखने को मिलेगी, जिसे कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। तो कब्जा संधि मतलब सिर्फ एक तरफ ही खुलता है। जैसे हम दरवाजे होते थे जो वो 2 पल्ले वाले, तो सिर्फ एक तरफ ही वो खुल सकता है। तो कह सकते हैं, वहीं से कह सकते हैं कि वहीं उसको देखें कि कब्जा प्रकार की संधि इसे कहा जाता है, क्योंकि कोहनी भी सिर्फ एक तरह ही खुल सकता है। वहीं हम कलाई को देखें तो कलाई क्या होगा, हमारा कलाई बिल्कुल चारों तरफ मुड़ता है, एकदम गोल में ये घूमता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इस प्रकार की संधि देखने को, ये अलग प्रकार की संधि होगी। इसे हम बॉल एंड सॉकेट कह सकते हैं, ज्वाइंट संधि। तो यही आगे दिया है कि आइए इस प्रकार से इसके बारे में हम बहुत सारे इनके बारे में हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की संधियों के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि के बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में दे रहा है कि आप एक कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए और रबड़ अथवा प्लास्टिक की पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। और आप कागज के बेलन को क्या करें, जैसे देखिए ये है। तो आगे इसमें दे रहा है कि ये वाला हो गया आपका 8.2 कंदुक खल्लिका संधि को दिखा रहा है यहाँ पे। इस जैसे ये ऊपर हो गया कटोरी, ऊपर कटोरी हो गया इसके, और ये हो गया गेंद की तरह, इस पे गेंद लगा हुआ एक कागज का एक बेलन है। तो इसमें दे रहा है कि इसकी तरह आप मोड़िए और गेंद पर भी इसके क्या करिए, इसको चिपका सकते हैं। और गेंद जो है, गेंद को एक छोटी कटोरी में रख कर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? तो ये घूम सकती है, घूमेगी, क्योंकि गोल है, या फिर बिल्कुल वो सॉकेट की तरह, कटोरी एक सॉकेट की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उसमें घूमेगी चारों तरफ। तो उधर देखिए, अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है, ठीक। और कटोरी जो है कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। जैसे हम कहें कि हमारा जो कंधा होता है वो भी एक कटोरी की तरह होता है, उसमें हमारा जो बाह का वो है वो ऊपर गोल अस्थि होती है, वो जाके उसी में घूमती रहती है, बिल्कुल उसमें बैठी रहती है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका होती है में धंसा होता है, यानी जो गोल हिस्सा होता है। तो जैसे ये हमारा कंधा हो गया मान लीजिए, और इसी में वो जो अस्थि होती है उसको भाग, ऊपर वाला जो भाग गेंद की तरह रहता है, और ये हड्डी इसमें क्या होती है, जमी रहती है। इसी में हम कहें कि गति हम अपने हाथों से कंधे को घुमा सकते हैं। तो यही जो ये वाला भाग है इसे कहा गया है गुहिका। ये जो धंसा हुआ कटोरी की तरह भाग होता है कंधे में, ये हो गई हमारी गुहिका। तो वही कह रहा है कि दूसरी अस्थि गुहिका में धंसा हुआ रहता है। और इस प्रकार हम देखें तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, यानी चारों तरफ चारों दिशाओं में घूमते हैं। अपने यदि बाएं को घुमा के देखें तो बिल्कुल एक सर्कल में घुमा सकते हैं। तो आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का प्रयोग करें। तो देखिए, तो ये वाली हमारी संधि हो गई, इसे हम कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि बनाना, या इस प्रकार की संधि हमें देखने को मिलता है हमारे कंधे में। यहाँ पे देखिए कंदुक, देखिए यहाँ पे और इसको अच्छे से दिखाया गया है, कंदुक खल्लिका संधि ये भी है। ये देखिए गोल वाला इसका हिस्सा हो गया गोहिका। गोहिका में इस अस्थि हमारे कूल्हे की हड्डी इसमें जाम रहती है, और ये वाला जो भाग है श्रेणी अस्थि कहलाया, ये जो होगी हमारी जांघ की अस्थि। तो यहाँ पर भी हमें यही अस्थि देखने को मिलेगा, कंदुक खल्लिका संधि या जोड़। देखिए हम आगे देखते हैं धुराग्र संधि की क्या विशेषताएं हैं।
धुराग्र संधि कहाँ पाया जाता है हमारे अंग में। जैसे यहाँ दिया है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वो धुराग्र संधि है। ये उदाहरण हमें देखने को मिला, धुराग्र संधि हो गया हमारे गर्दन में। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए और यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये होगी हमारी धुराग्र संधि और ये हमारा जो है गर्दन जुड़ा हुआ है। तो यही दे रहा है कि किस प्रकार से भिन्न है, जिसमें हमने देखा है कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। और धुराग्र संधि में क्या है, बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो जैसे हम पढ़े हैं धुराग्र संधि ये हो गया, और कंदुक खल्लिका संधि और धुराग्र संधि में देखें तो अंतर यही है कि अब वहां पे क्या था कि वो पूरे एकदम गेंद की तरह था, अब वो गोहिका में पूरा चारों तरफ वो घूम सकता है। लेकिन इसमें हम देखें तो सिर्फ बस क्या मतलब उसमें पूरा एक गोल में घूम सकता है, यहाँ पे सिर्फ अर्धगोला कह सकते हैं बन सकता है। तो इसमें बस हम घुमाते अपने दाएं बाएं हैं, इस संधि के द्वारा हम अपने सर को कहेंगे दाएं और बाएं, बस इतना ही घुमा पाते हैं धुराग्र संधि में। और जो कलाई का हो गया या हमारा कंधे का जो हमारा हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा एकदम एक सर्कल में घुमा सकते हैं। तो ये हो गया कंदुक खल्लिका संधि, वो हमारा धुराग्र संधि। ये दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। और हमारा धुराग्र संधि हो गया कहाँ पे, इस गर्दन के पास, हमारा सर और जो गर्दन के इसमें स्थित है, यहाँ पे ये संधि देखने को मिलता है। आगे दिया है हिंज संधि। हिंज संधि में क्या है कि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को, जो कब्जे होते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुले देता है। तो ये जो संधि है इसको दे रहा है कि आप क्रियाकलाप के माध्यम से समझिए कि कैसे हो सकता है। जैसे देखिए कब्जे की गति के प्रकार को हम देखते हैं तो मोटे तौर पे हम क्या करें, कागज अथवा गत्ते का बेलन बनाइए, और जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है 8.5 में, और चित्र के एक अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए और जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। वही आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है और पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। तो यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाई गई कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है, इसे हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र हम देखेंगे 8.5 का सिलेंडर की तरह बनाइए। तो यहाँ पे दिया है, इसको कह रहा है कब्जा संधि, यानी ये है हिंज जैसे संधि द्वारा गति की दिशा। तो ये हो गया हमारा कब्जा संधि भी इसे कहते हैं, हिंज संधि या कब्जा संधि से इसको हम कहते हैं। जैसे ये 2 सिलेंडर बना के इस पे किया गया है इसमें। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे कोहनी का देख सकते हैं, जैसे हम इसे आगे की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके ज्यादा हम नहीं खोल सकते हैं इसे, बस इसे यहाँ से यहाँ तक मोड़ सकते हैं, या अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, बाहर की तरफ यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसके हम चाहें कि इधर हम इसको फैला सके, नहीं फैला पाएंगे कब्जा संधि में या हिंज संधि में। आइए यहाँ देखते हैं, जैसे देखिए इसी प्रकार होती है ना हमारी कलाई की संधि। जैसे घुटने का ये दिया हुआ है, घुटने की हिंज संधि। तो घुटना हमारा क्या है, हम अंदर की तरफ इसे यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम बाहर की तरफ खोल सकते हैं, नहीं। बाहर जैसे दरवाजे में कब्जा लगा रहता है तब उसके बाहर वो नहीं जा सकता है, वो अंदर की तरफ ही बंद हो सकता है, या फिर अंदर की तरफ खुल सकता है, फिर बराबर में बंद कर देते हैं। तो यही है हिंज संधि का उदाहरण, जो कि हमारे घुटने में देखने को मिलेगा। आगे दिया है कि जो कुछ हमने बताया या बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इसे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में ही गति होने देता है। कोहने में हिंज कब्जा संधि होती है, जिसे केवल आगे और पीछे एक दिशा में हम घुमा सकते हैं। आगे दिया है अचल संधि। अचल संधि क्या है देखते हैं। हमारे सिर की अस्थि जो है, तो हमारे सिर की जो अस्थियां हैं के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती हैं, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पे हिल नहीं सकती हैं, ऐसी संधियों को अचल संधि, अचल मतलब बिल्कुल स्थिर है, अडिग है, हिल-डुल नहीं सकता है। तो इस प्रकार के जहाँ पे हमें संधियां देखने को मिलती है उसे अचल संधि कहते हैं। दिया कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, ठीक, सिर से दूर ले जाते हैं निचले जबड़े को। जब अपने ऊपर जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं, तो नहीं, क्योंकि हम अपने नीचे वाले जबड़े को आप मुंह बंद करिए, खोलिए, देखिए तो ये गति करता है। ऊपर वाले हमारे जबड़े में गति नहीं होती, वो बिल्कुल अचल संधि का उदाहरण है। जो ऊपरी जबड़े हैं एवं कपाल के मध्य जो है ये अचल संधि का उदाहरण है, ठीक। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है।
और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है, जितनी भी अस्थियां हैं। और जो संधियां हैं, संधियां आकृति प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर को कहेंगे एक गति प्रदान करता है या फिर लोचकता लाता है, लोचदार बनाता है, ताकि हम कोई कार्य भी कर सके। यदि हमारे शरीर में कोई संधियां नहीं हो, कोई जोड़ ना हो, ना हम अपने अंगुलियों को मोड़ सकते हैं, ना अपने बाहों को मोड़ सकते हैं, ना घुमा सकते हैं, ना पैरों को मोड़ सकते हैं, तो हम कोई कार्य भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिर्फ एक निर्जीव की भांति बिल्कुल स्थिर पड़े रहेंगे। तो ये हमारे शरीर को सुंदर बनाने के साथ साथ और लोचदार भी बनाता है हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए। और इसी ढांचा को क्या कहते हैं? हम कंकाल कहते हैं। कंकाल, जो हम मरने के बाद हमारा कंकाल बचा रह जाता है, वो कंकाल। अब उस कंकाल के ऊपर ही सारे अस्थियां, मांसपेशियां लग करके, पसलियां, उपास्थियां एक शरीर को हमारे सुंदर आकृति देता है। यहाँ दिया है कि हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? और शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हम तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक शरीर चित्र से हमें शरीर की जो सभी कठोर अस्थियां हैं, इसकी आकृति का हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये कंकाल का चित्र है और देखिए इसमें हम यदि ऐसे देखें तो एक्सरे के माध्यम से, एक्सरे मशीन द्वारा एक्सरे जो उसमें जब आता है, तो एक्सरे में हम देख पाते हैं अपने अस्थियों का जब ढांचा उसमें उकेर कर आता है, तो उस तरह से हम देख पाते हैं और उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं? हम छू कर भी हमें अनुभव होता है कि हमारा शरीर या हमारी उंगलियां हैं इस अस्थियों की बनी हुई है। जो हमारे हाथ है, बाह है, हमारी टांगे हैं, इस सब में अस्थियां लगी हुई हैं। और ये हमारे शरीर को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है कि कोई भी बाह्य किसी भी ऐसी चोट से या फिर जो आघात आते हैं, बाहरी आघात, इनसे हमारी रक्षा हो सके। और इन्हीं अस्थियों के मध्य में बहुत सारे हमारे कोमल अंग हैं जो कि सुरक्षित हैं। आगे दे रहा है कि क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की जो अस्थियां हैं, अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है, एक्सरे द्वारा पता चलता है। और अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए और प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। तो क्या हम ऐसे ऐसे काउंट करके तो नहीं पता लगा सकते? इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च किया है। फिर कहें कि मरे हुए व्यक्तियों से या फिर जो उनका कंकाल मिला उसको लेकर के उसको उन्होंने अध्ययन किया होगा, फिर पता लगाया होगा। जो हमें वर्तमान समय में पता चलता है कि हमारा शरीर जो है 206 हड्डियों से बना हुआ है, या फिर इस प्रकार की जानकारी जो मिलती है तो रिसर्च के बाद ही पता चला होगा। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार आप अनुभव करें और एक्सरे चित्र से भी इसका पता लगाएं। तो हम अनुभव भी कर सकते हैं, एक्सरे द्वारा भी पता लगा सकते हैं। हमें जैसे देखिए यहाँ पे एक्सरे का चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अस्थियां दिख रही हैं। इनके बीच में हमें ये ज्वाइंट दिख रहा है कि हाँ ये ज्वाइंट है। इस ज्वाइंटों द्वारा ही हमारे जो भी हाथ पैर चल पाते हैं, मुड़ पाते हैं, कोहनी, घुटने, ये सारे अस्थियों का ही कमाल है। टखने एवं घुटने की संधियों को एक्सरे द्वारा दिखाया गया है। देखिए फिर आगे दे रहा है कि अपनी अंगुलियों को मोड़िए और क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? तो हाँ, मोड़ सकते हैं। और आपके जो है मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। और यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? मात्र एक अस्थि होती तो बिल्कुल एक चपटी अस्थि होती। हमारे हाथ से बहुत सारे जो इतने सारे पेंटिंग हम कर पाते हैं, इतने सारे संगीत के बजा सकते हैं, संगीत के जो भी औजार हैं उसका यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी अंगुलियों में जॉइंट होने के कारण ही बहुत सारी चीजें हम अपने हाथों से कर पाते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां, मूर्तियां, संगीत हम नहीं कर सकते यदि जॉइंट नहीं होते तो। देखिए क्रियाकलाप 4 दे रहा है कि आप इसे देखिए। दिया है कि गहरी सांस भर के इसे कुछ समय तक रोके रहिए आप। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जैसे हम सांस अंदर भरते हैं फेफड़े में, तो कुछ हमें लगता है कि हड्डी हमारी ऊपर उठी हुई है और उसे हमें अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। जितनी पसलियां जो है वक्ष की अस्थियां हैं को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए और इसे चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए।
तो आइए हम इसमें देखते हैं। देखिए ये हमारी पसलियाँ हैं। हम ऐसे यदि साँस लेते हैं तो ये और बिल्कुल फूल जाती है, जैसे फेफड़े अंदर फूलता है तो उसमें गैस भरती है या हवा जो भरता है तो इस वजह से। तो यही हमारा है पसली पिंजर। देखिए यहाँ दिया है कि जो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं और वे वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, ये सारी पसलियाँ जो हैं बिल्कुल मुड़कर और इसमें जुड़ी हुई हैं और एक बॉक्स की तरह रचना कर रही हैं। ये हमारा हो गया मेरुदंड। तो इस मेरुदंड से जुड़ करके एक तरह से बिल्कुल एक बॉक्स की तरह बना रहा है ना। और इसी में अंदर हमारा इसमें पूरा अंदर की तरफ इसमें हमारा फेफड़ा होता है। इधर लेफ्ट साइड हमारा जो हार्ट होता है इसी में सुरक्षित रहता है। यहाँ पे हमें हमारा यकृत देखने को मिलेगा। तो कहेंगे जो भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट अंग है या फिर बहुत मुलायम है या बहुत नाजुक है, कहें कि इन अस्थियों के बीच में ही वो सुरक्षित है। आगे दिया है कि इस जो शंकु रूपी बक्से इसे हम पसली पिंजर कहते हैं। इसका नाम है पसली पिंजर। और दोनों तरफ 12-12 मुख्य बात है याद रखने योग्य कि 12-12 पसलियाँ होती हैं दोनों साइड। और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। हमने कुछ दिया है कि अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उँगलियाँ छूने को कहिए। क्या यह चिकने, समतल अथवा अखंड हैं? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव होगा कि जो अनुभव की गई संरचना है वो मेरुदंड है। यानी मेरुदंड ये वाला भाग जो हमारा देखिए इस चित्र में दिखाया गया है ना, ये मेरुदंड का चित्र है। ये अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना होता है, जॉइंट भी होती है इसमें, तभी तो मोड़ पाते हैं। इसे ही कशेरुका कहा जाता है। जैसे ये तो पूरे संरचना हमारा मेरुदंड हो गया और इसमें जो छोटी-छोटी अस्थियाँ होती हैं, ये जैसे ये जॉइंट है, यहाँ से ये छोटे-छोटे अस्थियों को हम कशेरुकाओं के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि इसे हम कशेरुका कहते हैं। जो मेरुदंड हो गया, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बनाया होता है। यानी इसमें हमें 33 अस्थियाँ या 33 कशेरुकाएँ और मिल जाएंगी देखने को, जो मेरुदंड है। आगे दिया है कि पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए और उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। आगे देखते हैं हम। यहाँ दिया है कि लगाने का प्रयास करें और क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें ही कंधे की अस्थियां कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है, ये हमें दिखाई देता, हम भी यदि धक्का लगाता है ये क्या होता है कि इसमें बल लगता है और ये पीछे की तरफ क्या होते हैं, निकल आते हैं। ये कहते हैं हम कंधे की अस्थियां इन्हें। आगे देखिए ये दिया है कि यह जो संरचना है ये श्रेणी अस्थियां हैं और ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाते हैं। हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा भी करता है और यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। यानी ये हमारा हो गया क्या, श्रेणी अस्थियां। यानी ये महत्वपूर्ण अस्थि है हमारे बैठने में। ये जो श्रेणी अस्थि, इसको श्रेणी अस्थि के नाम से हम जानते हैं। और ये क्या करता है, विभिन्न अंगों की रक्षा भी करता है और ये कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठ पाते हैं। आगे तो यह है कि हम यदि खोपड़ी देखें तो आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जोड़ने से बनी है। हम कहें कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें हमें सिर्फ अचल ही संधियां देखने को मिलती है। हमारा शरीर इतना स्थिर रहता है, मजबूती से जुड़ा हुआ है कि इसमें हमें अचल संधियां ही देखने को मिलेंगे। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करता है जो हमारी खोपड़ी है ये। और हमने अपने कंकाल की देखिए खोपड़ी का दिया हुआ है ना, मानव खोपड़ी। ये भी इसमें कई छोटी-छोटी अस्थियां होती हैं लेकिन इतनी मजबूती से जुड़ी होती हैं कि इसमें सिर्फ अचल संधि पाया जाता है, इसलिए इसमें हमारा जो मस्तिष्क है सुरक्षित रहता है। जैसे आगे दिया हुआ है कि बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में हमने चर्चा तो कर ली है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। देखिए उपास्थि का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उपास्थियों का। जैसे जब बच्चा होता है छोटा, अभी नवजात शिशु होता है, उसमें उपास्थियों की बहुत संख्या होती है। उनके शरीर में कितनी लचक होती है, हर जगह लचक होती है। या बच्चा हम देखते हैं बचपन में कि बच्चा कितने बार अपने बिस्तर से, अपने बेड से कितने बार नीचे गिर जाता है लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी उसका शरीर बिल्कुल लचकदार होता है, उपास्थियों का बना होता है। वहीं यदि कोई वयस्क व्यक्ति गिरता है तो कहीं न कहीं उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ ही जाता है, टूट जाता है। लेकिन बच्चों में यही कारण होता है कि वो उपास्थि की उस समय उनके शरीर में जो संरचना होती है उपास्थियों की बहुत अधिकता होती है, तो इसलिए वो गिरते हैं तो उतना उनको कोई नुकसान नहीं होता है, चोट लगता है, थोड़ी देर रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो इसी उपास्थि के कारण।
देखिए आगे दे रहा है कि अपने कान को स्पर्श कीजिए। हमारा कान कैसा है? लगता है तो हड्डियाँ हैं, लेकिन लगता है कि इसमें जो हड्डियाँ हैं काफ़ी लचकदार हैं। तो ये जो जो लचकदार हड्डियाँ जो हैं हमारे देखने को मिलता है कान को स्पर्श करने पे, इसीलिए हमारे कान का जो पेशी ये बना हुआ है ये उपास्थि का बना हुआ है। इसमें उपास्थि है इसलिए ये इतना लचकदार हमें महसूस होता है। देखिए क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि ही नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपल्ली या इसके ऊपर किसी में कोई अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपल्ली है, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, तो ये उपास्थि है। शरीर की संधियों और संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। जैसे देखते हैं जैसे ये हमारा कर्णपल्ली हो, ये वाला बहुत मुलायम होता है, इसमें तो बिल्कुल ही अस्थि नहीं होती है। लेकिन ऊपर का इसकी अपेक्षा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कान का, ये क्या होता है, कुछ कठोर लगता है, लेकिन उतना कठोर नहीं लगता है कि लगे कि अस्थि हो। तो ये जो बना होता है ऊपर का भाग, ये बना होता है उपास्थियों का। देखिए आगे दिया है कि हमने हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है और आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं और अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। देखिए हमने अपने शरीर की उन अस्थियों तथा उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। और इसमें जो अस्थियां हैं, अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका भी पता लगाएं कि इसको इतना गति करने के लिए योग्य कौन बनाता है। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। अब क्या होगा, हम छू पाएंगे? तो वही दे रहा है कि यहाँ पे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, मुट्ठी बांध के आप इसको छूने का प्रयास करें। तो आप मुट्ठी बांध के ऐसे करेंगे तो बहुत कठिनाई होगा। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो यहाँ पे अब दे रहा है कि क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे ही पेशी कहते हैं, यानी उसे हम दबाते हैं या फिर जो उसमें कहेंगे फूला हुआ कुछ उभरा हुआ भाग हमें देखने को मिल जाता है जब हम अपने अ, हड्डियों को दबाते हैं, अपने मांसपेशियों को फुलाते हैं, तो वो जो ऊपर उभर के आता है उसे पेशी कहते हैं। संकुचित दिया है कि संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं, जैसे लंबाई कम होगा तो। और अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, ये अभी भी संकुचित अवस्था में ही है। चलते भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार का संकुचन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है, हम ऐसे मोड़ रहे थे, यहाँ पे मोड़ा हमने, तो यहाँ पे हमारी जो पेशियां उभर है, फूल गई हैं। इस तरह से हमें पेशियों की संरचना यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे हमने फैलाया बिल्कुल अपने नॉर्मल सामान्य दशा में हो जाती हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं अपने पेशियों को। आगे देख दिया है कि जो संकुचन होता है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर एवं मोटी हो जाती है और यह अस्थि को भी खींचती है पेशी जब उसमें संकुचन होता है तो। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, तभी हमारी अस्थियां भी गति करती हैं। आगे दिया है कि जब हम दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है और युगल की दूसरी पेशी शिथिल बढ़ जाती है, यानी जिस पेशी में शिथिल होगा तो वो दबेगी, उसका लंबाई कम होगा, मोटी होगी, तो अस्थियां उसी दिशा में खींचेंगे और जो पीछे वाली उसकी युगल दूसरी पेशी होती है वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है, लंबाई में बढ़ के वो पतली हो जाती है। फिर दिया है कि इस अवस्था में आ जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में हम गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि जो पहली पेशी है अब शिथिल हो जाती है और पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती है, मात्र खींच सकती है, खींचने पे या संकुचन होने पे फूल सकती है। आगे दिया है कि अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं जंतुओं की चाल को, कुछ जो जंतुओं की चाल है या इनमें गतियां, जैसे केचुआ दिया है, तो केचुआ को हम इस आकृति को देख के देख सकते हैं किस प्रकार की कैसी गति होती है, इसमें अस्थियों का अभाव होता है। जैसे दिया है कि केचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है, लगता है छोटे छोटे छल्ले हैं इसमें। और केचुए जो है कि शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च जो भाग होता है उस भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा वो अग्र भाग को फैलाता है। अग्र भाग को फैलाने के बाद
इसके बाद वो अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है और इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की तरफ खींचता है। इससे वो कुछ दूर तक बढ़ जाता है। यानी इसकी जो विशेषता है इसमें गति करने का कारण है कि सिर्फ इसमें हमें पेशियां ही दिखाई देती हैं केंचुए के शरीर में। आगे मैंने घोंघे जो घोंघा होता है जंतु या जीव, तो इसके बारे में देखें तो घोंघे का हम देखते हैं इसकी संरचना कैसे होती है। बिल्कुल खोल से इसकी संरचना बनी होती है और गोल होता है। वो जो उसका ऊपर का भाग होता है ये कहलाता है कवच। कवचन ये जिसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। घोंघे के साथ बस खींचता है। ये खोल होता है बाह्य कंकाल और वो सिर्फ खींचता है। जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं घोंघा हो गया, तो चलने में तो इसका ये जो लचीला अंग ये मदद करता है। दिया है कि घोंघे को एक कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। तो क्या मिलेगा उसको, आप कह रहा है कि उसको आप परीक्षण करिए। तो देखेंगे जो कवच का छेद है, कवच जो उसका छेद है खुलने पर अपने आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एक सिर बाहर आते देखा है और मोटी संरचना इसका पाद कहलाता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो घोंघा भी होता है वो खोल मात्र उसको सुरक्षा प्रदान करता है और चलने में तो उसका जो मांसपेशियां हैं जो उसका पाद है सिर्फ वही उसको सहायता करता है। आगे तिलचट्टा दिया है, तो तिलचट्टे को हम यदि देखें, जैसे देखिए इस चित्र में दिया हुआ तिलचट्टा, तो इसको देखने दिया है कि जो तिलचट्टा है जमीन पे चलता है, दीवार पे भी चढ़ जाता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और चलने में इसको सहायता करते हैं और इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कठोर होता है लेकिन उतना कठोर नहीं होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है जिसके कारण इसमें गति संभव होती है। जैसे तिलचट्टे को हम देखें तो ये जो ऊपर वाला भाग हो गया ये बाह्य कंकाल हो गया। 3 जोड़ी पैर दिया, इसमें बता रहा है कि 3 जोड़ी इसके पैर होते हैं। तो इसमें हम देखें तो एक ये हो सकता है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसमें तिलचट्टे इस प्रकार से गति करते हैं। जैसे आगे यहाँ दिया है पक्षी। यदि पक्षी की हम बात करें तो देखते हैं कि पक्षी हवा में उड़ते हैं। पक्षी में हवा में उड़ते हैं और भूमि पर वो चलते हैं और बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। मतलब बहुत सारे पक्षी हम देख सकते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है और उनकी अस्थियां जो कहें कि जो उनकी अस्थियां होती हैं उनकी अस्थियों में जो वायु भरा होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है और जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की हो जाती हैं जब उनमें हवा भरता है तो हवा में उड़ते हैं तो। और परंतु वो मजबूत होती हैं, हल्के होने के साथ मजबूत भी होती हैं। जो पश्चपाद होता है, जो पैरों की अस्थियां होती हैं उनके चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होता है और अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। वो जो आगे चलते हैं तो वो अग्रपाद उनकी अस्थियां रूपांतरित होकर जब उड़ते हैं तो उनके पंख बनाती हैं और कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं और वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से कहीं रूपांतरित होती हैं तथा उन्हीं पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ये अस्थियां जो कि पक्षियों को गति प्रदान करती हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है जो अगर इसको पंख बना के उड़ने में सहायता करते हैं ये वाले पैर, और जब ये बैठते हैं तो उसी के सहारे चलते हैं और देखिए ये इनको बैठने में मदद करता है। ये वाला पश्चपाद हो गया, इसका अग्रपाद। ये आगे हम मछली को देखें तो मछली जो होता है ये कैसे चलता है, इसमें दिया है जैसे नाव है, इसको आप क्रियाकलाप द्वारा अनुभव कर सकते हैं कैसे हम नाव बनाकर इसे चलाते हैं। सेम उसी प्रकार दिया हुआ कि मछलियां भी चलती हैं। दिया है कि क्या आप अपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला होता है, नुकीला होता है। तो शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय आकृति, और इसी आकृति के कारण जो हमारे देखें तो नाव की भांति हमारी जो मछलियां इनकी भी आकृति धारा रेखीय, यानी इसका मुख नुकीला होता है, पूंछ नुकीली होती है और इस तरह से इनकी आकृति होती है। तो ये धारा रेखित आकृति जो होती है इनको तैरने में मदद करता है। ये दिया है कि ये एक विशेष आकृति, इन्हीं विशेष आकृति के कारण है जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से क्या होती है, तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ होता है विपरीत दिशा में जाती है। इसलिए दिया है कि आप चित्र 8.24 के अनुसार
शरीर को मोड़ती हैं तो तीव्रता से उसकी पूँछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से ही मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूँछ जो होता है उसका पुंछ जो होता है कि पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में दिखा रहा है कि यदि इसका मुख इधर मुड़ रहा है तो पूंछ इधर, ये देखिए सबका इसका मुख इधर मुड़ा है तो इसका पूंछ इधर विपरीत दिशा में इसी प्रकार से झटका लगता है और ये आगे की तरफ बढ़ जाती है ऐसे करते करते। आइए इसमें देखते हैं कि सर्प कैसे चलते हैं। जैसे सर्प हमने देखा है कि फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है हमने। क्या यह सीधा चलता है? तो ये सीधा नहीं चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और इसके शरीर की जो पेशियां हैं क्षीण एवं असंख्य होती हैं और वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं, जो होती हैं पेशियां, ये सारी चीजें। और फिर दिया है कि सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है और इस प्रकार से इसी कारण से सर्प जो है सर्पण करता है या चलता है। ये वलय बनाकर यही वलय से दे रहा है, धक्का देता है और इस प्रकार से ये गति करता है। ये इस प्रकार से होती है। जैसे दिया है कि बहुत तेज गति से आगे की ओर चला जाता है परंतु सरल रेखा में नहीं चल पाता है, इसी गति के कारण चल पाता है। जैसे दिया है कि हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों, पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो इतनी सारी हमने जानकारी प्राप्त की है इसके बारे में। अब ये दिया है क्रियाकलाप करने के माध्यम से। तो दिया है कि जैसे उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है, मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होते नहीं है, अब वो भैंस है तो उसमें 4 ही पैर होगा, गाय है तो 4 ही, प्रकृति का ही देन मान सकते हैं हम। बाकी हाँ और सारी जो चीजें इसके अंदर हो रहा है इसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए इसमें और दिया है कि बहुत से जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, जंतु संपादी होते हैं क्योंकि हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। ये सारी चीजें हैं। इसका प्रश्न आप ऐसे दे रहा है कि आप इसको चर्चा करें और खोजें। हम ये देखते हैं कि बेहतर जीवन के लिए योग, इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे दिया है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार रहा है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है और ये मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है। बहुत सारे योग होते हैं जो हमारे सभी अंगों की सुरक्षित बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, किए जाते हैं, जिससे आप सीधे बैठते हो, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है और इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक क्षमता से कार्य करता है। और कुछ योग आसन ऐसे भी हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में ही किया जाना चाहिए। तो योग के भी आसन ऐसे होते हैं जो कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा बताए जाने के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो फिर उस योग का बहुत हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।